हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग। आज हमारा हिस्ट्री का एमसीक्यू का एंशिएंट का लास्ट सेशन है। ठीक है, हर्षवर्धन एम्पायर। ठीक है, वो लास्ट टॉपिक है यूपीएसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। हर्ष एम्पायर जो है वो लास्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारी मेडिवल इंडिया की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा एक छोटा इंट्रोडक्शन दे दूं हर्षवर्धन के एम्पायर के बारे में। इसको पुष्यभूति वंश भी बोला जाता था। और हर्षवर्धन जो था वो हमारी हिस्ट्री का लास्ट महान सम्राट था, जिसने उत्तर भारत को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र बंधन में बांधने का प्रयास किया था। ठीक है, और जब शशांक जो गौड़ का शासक था, उसने हर्षवर्धन के बड़े भाई को राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, तब 16 इयर्स की अर्ली एज में हर्षवर्धन ने शासन को संभाला था। ठीक है, और हर्षवर्धन का जो हमें डिटेल्स मिलती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक जो सोर्स है वो बाणभट्ट का हर्षचरित है। ठीक है, और सेकंड दो इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, बांसखेड़ा, ठीक है, और मधुबन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर, और बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो भी डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना विद्यालय कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ऑप्शन ए दे रखा है गांधार, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी जो है वो नालंदा है, ऑप्शन डी वैशाली है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ए गांधार है, बी कन्नौज, सी नालंदा। तो जैसे कि हम जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय जो ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसको दोबारा रिवाइव किया गया है 2016 में। ठीक है, तो वो बिहार में है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाएगी? नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो कौन था? बाणभट्ट था। और उसकी पॉपुलर जो रचना थी वो हर्षचरित थी। ठीक है, हर्षचरित्र। ठीक है, और हर्षचरित में 8 उच्छ्वाक है, मतलब अध्याय है। स्टार्टिंग के जो 4 है उसमें हर मतलब बाणभट्ट का जो जीवनी है वो दे रखी है उन्होंने, और बाकी जो 4 है उसमें हर्षवर्धन के जो मतलब जीवनी है, और जितनी भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो कंडीशंस थी उसके टाइम की, और वंशावली जो भी थी उसकी, वो सब कुछ जो है ना वो हर्षचरित में दे रखा है। ठीक है, और हर्ष की उपाधियां जो जान लीजिए वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, हर्ष की उपाधि वो शीलादित्य है। ठीक है, शीलादित्य। ठीक है, ये किसने दी थी? हिंसांग ने। ठीक है, ये PYQ है, पूछा भी गया है कि हेनसांग ने शीलादित्य किसको कहा है। तो हेनसांग ने शीलादित्य जो वो है हर्षवर्धन को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी थे? ठीक है, तो ऑब्वियसली हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, कवि कालिदास, मैंने आपको बताया था कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड जो विक्रमादित्य थे, गुप्त किंग, उनके नवरत्न में से एक थे। ठीक है, तो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में। और प्लीज़ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, और मैंने जितनी भी वीडियो कराई स्टार्टिंग से, प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर सारी एंशियंट हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं, वो चाहे आप 1.5 या 2x की प्लेबैक स्पीड पे लगा कर देखिए, पर आप देखिए उसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी जानने को मिलेंगे। ठीक है, और वो सफिशिएंट है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और ये आज जो है वो लास्ट एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है, तो स्टार्टिंग से सीक्वेंस से अगर आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो किसके दरबार में थे कालिदास? वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। नेक्स्ट है, अपनी विजयों के कारण किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? ठीक है, अपनी विजयों के कारण किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता, और किसने कहा था ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जब मैंने गुप्ता एम्पायर की क्लास कराई थी। तो मैंने उसमें बताया था कि
विंसेंट स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, गुप्तों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने मुख्यतः दक्षिण और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बी जो ऑप्शन है वो है, राजत्व वंशानुगत था और गद्दी हमेशा सबसे बड़े पुत्र को मिलती थी, ठीक है। सी है, न्याय व्यवस्था पहले के समय की तुलना में कहीं अधिक विकसित थी। डी है, भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार और वाणिज्य कर कम हुए, ठीक है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजत्व वंशानुगत था और गद्दी हमेशा सबसे बड़े पुत्र को मिलती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हमेशा बड़े पुत्र को मिलती थी, जो योग्य होता था उसे ही मिलती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं, ठीक है। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन है, कुछ हर्षवर्धन टाइम के भी है और कुछ गुप्ता एम्पायर के भी है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का इंस्क्रिप्शन मिलता है या समुद्रगुप्त का या विक्रमादित्य का या स्कंदगुप्त का। तो इलाहाबाद जो प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त की है, ठीक है। और किसने लिखी थी, हरिसिंह ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि गुप्त एम्पायर को क्लासिकल एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है और स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी रचनाएं जो थी उनको फाइनल रूप से कंपोज किया गया था, ठीक है। पुराणों का और महाभारत का, ठीक है, इन सब चीज़ों का। तो गुप्त एम्पायर जो था वो क्लासिकल एज या स्वर्ण काल कहा जाता था हमारी इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जो थे उनका नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। इसमें 6 जो है, आर्यभट्ट जो थे वो 9 जो जेम्स थे, नवरत्न चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम के, उनमें से एक थे और वही खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। 10 है, हर्ष चरित्र, हर्ष की जीवनी जो है वो किसने लिखी है। दोबारा से क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। और हर्ष चरित्र में उसकी और भी उपाधियां जो है वो बताई गई है। उस हर्ष को शकलो उत्तर पथनाथ भी बोला जाता था, उत्तर पथनाथ, ठीक है। ये हर्ष चरित्र में भी उसका टाइटल देखने को मिलता है और होल इंस्क्रिप्शन जो है पुलकेशिन सेकंड का, उसमें भी ये नाम जो है वो हर्ष के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है। 11 क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इनका जो टाइटल था वो विक्रमादित्य था, ठीक है। तो सी जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो स्वर्ण सिक्के थे और शुद्ध स्वर्ण सिक्के वो गुप्त काल में ही इशू किए गए थे, और समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उसमें उसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और अश्वमेघ प्रकार के सिक्के भी चलाए थे उसने। तो संगीत का जो प्रेम है वो गुप्त काल के जो राजा थे उनके सिक्कों में देखने को मिलता है हमें, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। ऑप्शन ए है कला और वास्तुकला, साम्राज्यवाद, ठीक है, राजस्व और भूव्यवस्था, ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए, कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आसान है, उसके बीच में मुझे एक और फैक्ट याद आ गया है। हर्षवर्धन ने 3 नाटक भी लिखे थे, ठीक है। क्या नाटक थे, रत्नावली, नागनाथ
ठीक है, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक है। ये नाटक थे जिसमें से नागनाथ जो नाटक था, ठीक है, उसमें गर्भ नाटक की जो नई चलन था ना, वो हर्षचरित ने ही लॉन्च किया था, गर्भ नाटक। ठीक है, एक नई युक्ति हर्षवर्धन ने लॉन्च की थी गर्भ नाटक की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है नेट और पीसीएस के एग्जाम में कि हर्ष का कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें उसने गर्भ नाटक की एक नई युक्ति थी वो शुरू की थी। तो किसमें की थी? नागनाथ में किया था। ठीक है, और किसका टाइटल था? चंद्रगुप्त सेकंड, द्वितीय का जो टाइटल था वो विक्रमादित्य का टाइटल था। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? ठीक है, सिक्कों के नाम ध्यान से देखिए। ठीक है, और हर्षवर्धन ने भी सिक्के चलाए थे। ठीक है, सोनपत, नालंदा, ठीक है, फरुखाबाद, नालंदा, सोनपत, सोनपत, ठीक है, फरुखाबाद, ठीक है, इन सब जगह से हर्ष के सिक्के मिले हैं। ठीक है, और गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा सिक्का चांदी में? पहला है काकिनी, दूसरा है निष्क, तीसरा है रुपयक और चौथा है दिनार। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए। ठीक है, तो 16 का सी हो जाएगा रुपयक। रुपयक चांदी का सिक्का था और यहाँ से हमें हर्ष के सिक्के मिले हैं। 17 गुप्तोत्तर काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? ठीक है, मतलब गुप्तोत्तर, गुप्त के बाद एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध विद्यालय कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिए। ठीक है, सी जो था वो नालंदा, जो कि सबसे फेमस था, और इसमें नालंदा पे एक क्वेश्चन हम लोग और भी कर चुके हैं। ठीक है, और हर्ष को साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है। उसने 3 नाटक लिखे थे। हर्ष को क्या बोला जाता था? साहित्यकार सम्राट। हर्ष को और क्या बोला जाता? साहित्यकार, साहित्यकार सम्राट। ठीक है, भी बोला जाता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे, कौन थे? ऑप्शन ए है फाहियान, ठीक है, ऑप्शन बी है इत्सिंग, ऑप्शन डी है निस्का, ऑप्शन सी है हेनसांग। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, फाहियान किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। हेनसांग किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ठीक है, और जो महामोक्ष परिषद रखी थी उसने हर्षवर्धन ने, ठीक है, उसका जो अध्यक्ष था वो हेनसांग को ही नियुक्त किया था उसने। क्वेश्चन नंबर 20, हर्ष की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो हर्ष की जो पूर्वजों ने प्रारंभिक राजधानी जो रखी थी वो थानेश्वर थी। ठीक है, थानेश्वर, हरियाणा में। उसके बाद में हर्ष ने अपनी कौन सी राजधानी बनाई थी? वो क्या थी? कन्नौज हो गई थी। ठीक है, तो प्रारंभिक राजधानी वो थानेश्वर ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान दीजिए। गुप्त काल में सबसे अधिक सिक्के किसमें जारी किए गए थे? ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। और एक और फैक्ट याद आया कि हर्ष का साम्राज्य जो था वो कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में हर्ष का जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। और हर्ष के साम्राज्य की जो दक्षिणी सीमा थी वो नर्मदा नदी तक थी। ठीक है, तो हर्ष के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा में पूछी जाती है वो कहाँ तक थी? नर्मदा नदी तक थी। ठीक है, और कश्मीर को छोड़कर उसका संपूर्ण भारत में अधिकार था। ठीक है,
गुप्त काल में सबसे अधिक सिक्के किसमें जारी किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, तो सोने के सिक्के सबसे ज्यादा इशू किए गए थे गुप्त काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने शून्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ठीक है, ध्यान से देखिए, ऑप्शंस चरक है, चाणक्य है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 22 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। ठीक है, शून्य का सिद्धांत किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट किस एरा से बिलोंग करते हैं? तो गुप्ता एरा से बिलोंग करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की। 23, पहला हुण आक्रमण कब हुआ था? ठीक है, अगर आपने गुप्ता एम्पायर की क्लास ध्यान से देखी होगी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो बी जो होगा 458 ईस्वी में पहला हुण आक्रमण हुआ था। ठीक है, 24 देखिए ध्यान से, अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान सांस्कृतिक विद्वान और लेखक था। ठीक है, उसमें से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो डी होगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन पहले तो शैव था, शैविज्म को फॉलो करता था, बाद में वो बौद्ध रिलीजन को भी फॉलो करने लग गया था, और महायान सेक्ट जो था बौद्ध रिलीजन का, महायान सेक्ट, ठीक है, उसका संरक्षण हर्षवर्धन ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर प्रभुत्व के लिए 3 समकालीन शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ठीक है, निम्न में इस संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, नहीं पूछा गया कौन कौन शामिल था, ये भी बताएंगे। ठीक है, और कौन नहीं शामिल था। ऑप्शन ए है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट है, पाल है, परमार है। तो इसमें परमार नहीं शामिल था, तो करेक्ट हो जाएगा परमार। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल जो थे, इनके बीच में कन्नौज के लिए ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था? कौन सा था? 27 को देखिए ध्यान से, 27 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो श्रीगुप्त जो था उसको ऐसा उसका फाउंडर माना जाता है, गुप्त साम्राज्य का ज्ञात शासक जो था वो श्रीगुप्त था, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, 27, हर्ष के साम्राज्य का विस्तार कितना था? ठीक है, हर्ष के साम्राज्य का विस्तार कितना था और कहाँ तक था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, पूरा जो उत्तर भारत था वो हर्ष के साम्राज्य में आता, और जो दक्षिणी छोर जो है हर्ष का वो नर्मदा नदी तक था। ठीक है, और वहीं पर ही हर्ष की पुलकेशिन सेकंड के साथ लड़ाई हुई थी, जिसमें हर्ष की हार हुई थी। इसका जो हमें जो प्रमाण है वो एहोल इंस्क्रिप्शन जो है पुलकेशिन सेकंड का, उससे मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, गुप्त शक की स्थापना किसने की थी? मतलब गुप्त संवत जो था उसकी स्थापना किसने की थी? ध्यान से देखिए, मैंने क्लास में बताया भी था आपको। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, ठीक है, उन्होंने 390 में गुप्त संवत की स्टार्टिंग की थी। ठीक है, राज्यारोहण के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों को भारत पे आक्रमण से रोका? ठीक है, कौन सा ऐसा शासक था जिसके टाइम पे जिसके टाइम पे हुड़ आक्रमण हुए थे? ठीक है, तो स्कंदगुप्त के टाइम पे हुड़ आक्रमण हुए थे और उसने बचाया था। 30, हर्ष अंतिम महान शाही संरक्षक थे। ठीक है, किस रिलीजन के थे? अभी मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म का जो महायान सेक्ट था, कौन सा? महायान सेक्ट। ठीक है, उसका संरक्षण उन्होंने दिया था। 31, भारत का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार पर आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि किसके आक्रमण से रोमन एम्पायर के साथ हमारा व्यापार समाप्त हो गया था? 31 क्वेश्चन। ठीक है, 31 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अरबों द्वारा, ठीक है,
हंगरी वासियों द्वारा, हुड़ों द्वारा, और या ऑप्शन डी है तुर्कों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 31, तो हुड़ों का जो आक्रमण हुआ था, ठीक है, उससे ही हमारा जो रोमन एम्पायर के साथ व्यापार था वो समाप्त हो गया था। ठीक है। 32, सम्राट हर्ष के दक्षिण की और मार्च को नर्मदा नदी पर किसने रोका था? अभी मैंने बताया था कि नर्मदा नदी के छोर पर किसके साथ हर्ष का जो संघर्ष हुआ था, वो पुलकेशिन सेकंड के साथ हुआ था। ठीक है। और इसका हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है? जो पुलकेशिन सेकंड का एहोल इंस्क्रिप्शन है, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। और उसी में ही सकल और उत्तर पश्चिम नाथ की जो उपाधि थी, वो हर्ष की इसी इंस्क्रिप्शन में ही हमें पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, किस गुप्त राजा के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था? ठीक है। तो मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पे फाहियान आया था। ठीक है। और हेनसांग किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे। 34, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महान केंद्र था, विशेष रूप से, ठीक है, किस चीज के लिए, मतलब किस धर्म की ज्यादा शिक्षा उसमें दी जाती थी? क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखिए। ठीक है। तो बौद्ध धर्म का जो महायान सेक्ट था ना, उसके लिए फेमस था। ठीक है। और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, वो वज्रयान बौद्धिज्म के लिए फेमस थी। ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि वज्रयान बौद्धिज्म की जो टीचिंग थी वो किस यूनिवर्सिटी में होती थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान के लिए फेमस था। ठीक है। जिसको तंत्रयान भी बोला जाता था। 35, गुप्तों की आधिकारिक दरबारी भाषा क्या थी? ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है। क्या थी? संस्कृत थी। 36 क्वेश्चन, वराहमिहिर जो है वो क्या है? एक अंतरिक्ष यात्री है, या बिजली धर है, या अंतरिक्ष यान किया है, या प्राचीन खगोल शास्त्री है? ठीक है। तो ध्यान से देखिए 36 क्वेश्चन। ठीक है। तो प्राचीन खगोल शास्त्री थे और नवरत्न में से एक थे। और नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था जब गुप्त एम्पायर की क्लास कराई थी, तो मैंने बताया था कि लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता था, और लिच्छवी प्रिंसेस जो थी कुमार देवी, वो किसकी माँ थी? तो फटाफट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है। समुद्रगुप्त को बोला जाता था। और किसमें बोला गया है लिच्छवी दौहित्र? जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें लिच्छवी दौहित्र कहा गया है इसको। और कुमार देवी जो थी वो इनकी माँ थी, वो लिच्छवी प्रिंसेस थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती आगमन को किसने रोका था? अभी क्वेश्चन कर भी चुके हैं। ठीक है। तो पुलकेशिन सेकंड ने रोका था। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है। 39 क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ठीक है। तो हेनसांग था। ठीक है। हेनसांग। 40 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। द सुप्रीमेसी ओवर द कन्नौज एंड द मेजर source of struggle between Pratiharas, Palas and Rashtrakutas. The theory of Rajput were descendants of Agnikul was the first forward by the Colonel Todd. ठीक है। एक मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का। ठीक है। इट इज आफ्टर द यक्षी दैट द चंदेला किंग वॉज कॉल्ड तेजभुक्ति। ठीक है। ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द अरब रूल ओवर सिंस 6th and 7th century, जिम्मीज वर द दोज द एग्जेम्प्टेड फ्रॉम विच टैक्स। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखिए। इसका जो डी होगा 2 and 4 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 and 4। ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।